Hello everyone, my name is Shaurya Kumar. I teach in class 5 and आज लोग NCERT क्लास 5 चैप्टर 16 पानी रे पानी हिंदी का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चंस करेंगे। और जैसे कि मैंने आपके लिए NCERT क्लास 5 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6 चैप्टर 7 चैप्टर 8 चैप्टर 9 चैप्टर 10 चैप्टर 11 चैप्टर 12 चैप्टर 13 चैप्टर 14 चैप्टर 15 तक के हिंदी के पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन का वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो चैप्टर है 16 पानी रे पानी का हिंदी का पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम लोग उसे अटैम्प्ट करेंगे। तो हमारा कहानी शुरू होता है यहाँ से, पानी रे पानी। ये शीर्षक का नाम है पानी रे पानी। अब देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? मतलब बोल रहा है कि कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। बोलने का मतलब है कि हमारा पानी जो है वो फिर कहाँ से आता है और फिर कहाँ चला जाता है। हमने कभी इसके बारे में कुछ सोचा कि कहाँ से आया कहाँ से चला गया? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर होगा। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती है। जब सोचा तो आपने कभी नहीं होगा, लेकिन पर आपको पढ़े जरूर होंगे। भूगोल का इंग्लिश होता है जियोग्राफी की किताब पढ़ते समय जब आप जल चक्र की जैसे बातें आप पढ़ सकते हैं। जब आप क्लास 6 में जाएंगे, 6 नहीं 7 तक में जाएंगे, तब जल चक्र के बारे में आप पढ़ेंगे जियोग्राफी में। तो भूगोल की किताब में आप पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदे और लो, फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा घर, गांव या शहर। ठीक है, अब देखो एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदे और लो, फिर बहती हुई आ गई एक नदी और उसके किनारे तुम्हारा बसा है होम टाउन, हमारा घर, हमारा गांव, हमारा शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र के दूसरे भाग में हमें ये नदी देखने को मिलती है जो चारों तरफ पानी लेकर रहती है, वो उसी समुद्र में मिल जाती है। चारों तरफ जिसका पानी रहता है उसी समुद्र में वो जाकर के मिल जाती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। देखो जल चक्र ये है कि चित्र के दूसरे भाग में नदी ये तो हो गया, सॉरी। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र में उठी भाप जो होती है, जो धूप से जो भाप उठती है समुद्र से, वो बादल बनकर फिर पानी में बदल जाती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। तो जल चक्र हमारा पूरा होता है। यह तो हुई जल चक्र की किताब बात पर। अब तो हम इसके सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा। मतलब यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात। पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उसमें से पानी के बदले सू सू की आवाज़ आने लगती है। मतलब नलों में पूरा टाइम पानी नहीं आते रहता है। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज़ आती है। ठीक है, पानी आता भी है तो बेवक्त, मतलब कभी भी आ जाता है। कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे को। मतलब पानी आता भी तो बेवक्त को, मतलब कोई टाइम उसका नहीं है, लिमिटेड टाइम नहीं है। कभी भी अनलिमिटेड टाइम में शुरू हो गया और अनलिमिटेड टाइम भी खत्म हो गया। कभी देर रात को होती है तो कभी भोरे सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घरे भरते फिरे हो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। मतलब पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है, मतलब लड़ाई होने लग जाती है। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घर में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक कर लेता है।
अब रोज रोज के इन झगड़े झंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग क्या करते हैं, जो नलों के पाइप रहते हैं ना, जिससे पानी आता है, गवर्नमेंट पानी दे रहा है, उसमें मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी एक खींच करके एक ही घर में तुरंत आ जाता है, क्योंकि मोटर तो फुल प्रेशर वाला है भाई, वो तो कस के पानी खींच लेगा। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम हुआ ना। यहाँ आसपास में जो भी लोग रह रहे हैं उनका हक छीनने का काम हो रहा है। लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर को बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते, मतलब कोई एक घर मोहल्ले में अगर कोई कर देता है तो बाकी सारे लोग यही चीज करने लग जाते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। पानी की कमी तो और बढ़ जाती है शहरों में। अब जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें तब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकता है। यह कभी कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानी में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। मतलब यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है पानी की कमी। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी की मौसम की बात। देश के कई हिस्सों में क्या होता है, अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी की मौसम की बात। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लो सब तरफ पानी ही पानी, पानी बहने लग जाता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। मतलब हमारे तुम्हारे घरों में, स्कूलों में, सड़कों में, रेल की पटरियों में पानी भरना शुरू हो जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। मतलब कई भाग जो है भारत के देश के कई भाग डूब जाते हैं। यह बाढ़ ना गांवों को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। मतलब कुछ दिनों के लिए तो ऐसा होता है कि सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है, डह जाता है। ठीक है, यह हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के का दो पहलू है। मतलब ये हालत हमें ऐसा ये बताता है कि पानी की बेहद कमी और पानी का बेहद ज़्यादा होना यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब आप एक सिक्का लिए, ठीक है, एक तरफ लिखा रहता है 1 रुपया और दूसरी तरफ लिखता भारत का एक सिंबल बना रहता है। ठीक है, तो यही वह एक सिक्के के दो पहलू। यदि हम इन दोनों के ठीक से समझ सके और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। मतलब अगर हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ लें और संभाल कर रखने लगे तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हमें पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता हम खुश होकर दौड़ कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। अब देखो, चलो ये सब पानी की बात अभी छोड़ दो, ये सब चक्कर भूल जाओ और याद करो अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता तो हम लोग खुश होकर दौड़ कर उसे झट से ले लेते और अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। ठीक है, और 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होने लग जाते। मतलब कभी 1 रुपया आता, कभी 2 रुपया आता, 5 रुपया आता, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होने लग जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग हम लोग कर लेते हैं। फिर जब भी हम लोग को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक को हम लोग बचत की तरह से उपयोग कर लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह से खूब बड़ी गुल्लक है। जो हमारी धरती है वो भी एक बहुत बड़ी सी गुल्लक है। ठीक है, ये हमारा एक मानिए अर्थ है। ठीक है, तो हमारी ये धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। मतलब मिट्टी के बने इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इसे बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। मतलब जो इतना पानी बरसता है इसे हम लोग रुपयों की तरह ही कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इसी बड़े गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। धरती की गुल्लक है वहाँ पे पानी भरने का कौन करते हैं, जो छोटे बड़े तालाब होते हैं गांव में, शहर में जो झील होते हैं वो क्या करते हैं, धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी
जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन कर जा मिलता है। मतलब इनमें जमा पानी जो जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन कर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध जाता है। मतलब इससे जो हमारा भूजल भंडार है ये पूरी तरीके से समृद्ध हो जाता है, पूरा सुख समृद्धि हो जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने में हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। मतलब मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक हम इस पानी का उपयोग कर सकते हैं, घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाना का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाब को कचरे में पाटकर भरकर समतल बना दिया। मतलब इस छिपे खजाने को हम लोग भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरों से बांटकर भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कई मकान, कई बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सजा हम सबको इस बार अब मिल रही है। गर्मी के दिनों में नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती है। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। मतलब अगर हम लोग अकाल और बाढ़ से बचना है तो आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझे तब जब बरसात हो तो उसे थाम ले, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र को ठीक उपयोग नहीं किया तो पानी के चक्कर में हम फंसते चले जाएंगे। ठीक है, मतलब जो तालाब और नदियाँ आदि को रखवाली अच्छे ढंग से हम लोग को करनी चाहिए। जल चक्र हम लोग अच्छे से अगर समझ जाएंगे तो जब बरसात हो तो उसे हम लोग थाम ले पानी को और भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र को ठीक से उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते ही चले जाएंगे और कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इस कहानी को किसने लिखा है? अनुपम मिश्र जी ने लिखा है। तो उन्हें बहुत बहुत थैंक यू मेरे से, क्योंकि बहुत अच्छी कहानी हम लोग को बताई गई है कि पानी को बचाना है। ठीक है, एक तरह से बहुत अच्छी कहानी इन्होंने स्टोरी बताई है हिंदी में। ओके, तो चलिए हम लोग अभी अपने क्वेश्चन आंसर के टॉपिक में चलते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन आंसर का टॉपिक है तुम्हारे आसपास। अपने आसपास के बड़ों से पूछकर पता लगाओ। पहला क्वेश्चन, तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है? दूसरा, तुम्हारे घर का मैला पानी बहकर कहाँ जाता है? तीसरा क्वेश्चन का क्वेश्चन है, तुम्हारे इलाके में धरती के अंदर का पानी कितना फीट या कितना हाथ नीचे है? और दूसरा क्वेश्चन है, आज से 15 वर्ष पहले यह पानी कितना नीचे था? ठीक है, तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारे घर में पानी जल बोर्ड के सप्लाई से आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर है हमारे जल का मैला पानी बहकर नालों एवं सीवर में जाता है। और तीसरा क्वेश्चन का आंसर है हमारे इलाके में धरती के अंदर का पानी लगभग 80 से 100 फीट नीचे है और आज से 15 वर्ष पहले यह पानी लगभग 20 से 25 फीट ही नीचे था, ज़्यादा नीचे नहीं था, 20 से 25 फीट नीचे ही ये पानी था और अभी ये 80 से 100 फीट नीचे पानी है। ओके, और आगे है, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है, तो हमारा दूसरा टॉपिक है अनुमान लगाओ। पाठ के आधार पर बताओ। पहला क्वेश्चन, अपने घर के नल के पाइप में मोटर लगवाना दूसरों का हक छीनने के बराबर है, लेखक ऐसा क्यों मानते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, बड़ी संख्या में इमारतें बनने से बाढ़ और अकाल का खतरा कैसे पैदा हो जाता है? तीसरा क्वेश्चन, धरती की गुल्लक किन किन साधनों से भरती है? तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मोटर लगवाने से वाले को प्राप्त पानी मिल जाता है, नफ पानी मिल जाता है, जबकि मोटर नहीं लगवाने वाले को पानी नहीं मिल पाता है। स्पष्ट बात यह है कि यह उनका हक छीनने के बराबर है। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, बड़ी संख्या में इमारतें बनने से खाली भूमि कम पड़ जाती है, ढकी भूमि जल नहीं सोख पाती है, जैसे धरती की गुल्लक भर नहीं पाती है। इससे गर्मी में अकाल और बरसात में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर है, हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं वे धरती की गुल्लक भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन कर जा मिलता है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है,
तो हमारा अगला टॉपिक है यदि हाँ तो। पहला क्वेश्चन है क्या तुम्हारे इलाके में कभी बाढ़ आई है, यदि हाँ तो उसके बारे में लिखो। दूसरा क्वेश्चन है क्या तुम्हारे घर में पानी कुछ ही घंटों के लिए आता है, यदि हाँ तो बताओ कि कैसे तुम्हारे परिवार की दिनचर्या नल में पानी के आने के साथ बंदी होती है। तीसरा क्वेश्चन है क्या तुम्हारे मोहल्ले में रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों को पानी खरीदना पड़ता है, यदि हाँ तो बताओ कि तुम्हारे घर में रोज औसतन कितने लीटर पानी खरीदा जाता है, इस पर कितना खर्चा होता है। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारे इलाके में बाढ़ तब आई थी जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था और मेरे माता पिता भी बहुत छोटे थे। तभी माता पिता बहुत छोटे थे, माता पिता ने बताया था कि वो उस टाइम बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, सारी बस्तियां पानी में डूब गई थी, हजारों लोग बेघर हो गए थे, लोग खाने का मोहताज थे, छतों पर हेलीकॉप्टर से खाने का पैकेट गिराए जाते थे जो कि पर्याप्त नहीं होते थे, बच्चे और बूढ़ों की हालत काफ़ी बदतर थी। ठीक है, मतलब बच्चों और बूढ़े की हालत तो बहुत बदतर हो गई थी। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है हाँ मेरे घर में पानी कुछ ही घंटों के लिए आता है। देखिए ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मेरे घर में तो पूरा टाइम पानी आता है क्योंकि हमारे यहाँ तो बोरिंग हुआ है, लेकिन जिन लोगों के यहाँ पानी कुछ ही घंटों के लिए आता है उनके लिए ये आंसर है। इसलिए घर के लोगों की दिनचर्या पानी आने के साथ शुरू हो जाती है। पानी प्रातः 6:30 में आती है जो करीब 2 घंटे रहता है। नहाने, कपड़ा धोना आदि काम इसी बीच कर लेना पड़ता है। हम इन 2 घंटों में दूसरा काम कोई नहीं कर पाते हैं, बल्कि केवल पानी से जुड़े ही काम कर पाते हैं। तीसरा क्वेश्चन का आंसर है हाँ मेरे मोहल्ले में रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। स्वयं मेरे घर में रोज औसतन 30 लीटर पानी खरीदा जाता है, इस पर 60 रुपए खर्च होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है संकट क्यों। पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का, पाठ में पानी के संकट के किस प्रमुख कारण की बात की गई है। दूसरा क्वेश्चन है पानी के संकट का एक और मुख्य कारण पानी की फिजूल खर्ची भी है। कक्षा में 5-5 के समूह में बातचीत करो और बताओ कि अपने रोजमर्रा की जिंदगी में पानी की बचत करने के लिए तुम क्या क्या उपाय कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है जितना उपलब्ध है उससे कई ज़्यादा खर्च करने पर पानी का संकट उत्पन्न हो जाता है। क्या यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कह सकते हैं। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, पहला क्वेश्चन का आंसर है नदी नालों तथा तालाबों को कचरे से पाट कर भरकर समतल बना देना पानी के संकट का प्रमुख कारण है। दूसरा क्वेश्चन का तो आंसर आप खुद के लिए जो स्वयं करो, डू इट योरसेल्फ। और तीसरा क्वेश्चन का आंसर है हाँ यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कह सकते हैं। हमें बिजली को सावधानी पूर्वक खर्च करना चाहिए, यदि खर्च उपलब्धता से अधिक होगा तो जाहिर है संकट पैदा होगा ही। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन का टॉपिक चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है पानी का चक्कर, भाषा का चक्कर। पहला क्वेश्चन है पानी की समस्या या बचत से संबंधित पोस्टर और नारे तैयार करो। यह काम तुम 4-4 के समूह में भी कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है पानी का बर्बादी सबकी बर्बादी। इस नारे में बर्बादी शब्द का एक अर्थ है या 2 अलग अर्थ है, सोचो। तीसरा क्वेश्चन है पानी हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण तो ही मुहावरों की दुनिया में उसकी खास जगह है। पानी से संबंधित कुछ मुहावरे इकट्ठे करो और उनका उचित संदर्भ में प्रयोग करो। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इस तीनों क्वेश्चन का आंसर यह है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है तो पानी का कुछ स्लोगन है, पानी की समस्या बचत से संबंधित कुछ नारे हैं। पानी ही अनमोल, बहाव इसे ना बेकार, जल ही जीवन है, जल की सुरक्षा जीवन की सुरक्षा। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है पानी की बर्बादी में बर्बादी का अर्थ है पानी को बर्बाद करना, सबकी बर्बादी में बर्बादी का अर्थ है पानी की कमी से होने वाली परेशानियां। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर है पानी से संबंधित कुछ मुहावरे और उनका वाक्य प्रयोग है। मुंह से पानी मिठाइयों देखते ही भोले के मुंह से पानी आ गया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है आंखों में पानी, दूसरा क्वेश्चन का आंसर नहीं, दूसरा आंसर है इसका, दूसरा मुहावरा है आंखों में पानी भर आना। उसकी विपदा की कहानी सुनकर मेरी माँ की आंखों में पानी भर आया। तीसरा मुहावरा पानी पानी होना, अपनी गलती के कारण भरी सभा में वो पानी पानी हो गया। और लास्ट हमारा मुहावरा है पानी फेरना, मेरी मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया। तो चलिए हम लोग लास्ट में कुछ एक दिखाया गया कि नदी कैसे बनता है। तो चलिए इस देखते हैं।
तो ये है एक नदी का सफ़र, छोटा सा कहानी से पढ़ते हैं। किसी भी नदी का शुरुआत ऊंचे स्थान या पहाड़ों से होती है। नदी में पानी झरने से, झील से, बारिश से या फिर हिम के पिघलने से आता है। पहला, जहाँ से नदी की शुरुआत होती है उस जगह को नदी का उद्गम कहते हैं। कई धाराएं आकर नदी में मिलती हैं। पहाड़ी क्षेत्र में ढाल अधिक होने के कारण नदी का बहाव तेज हो जाता है, जिससे नदी गहरी घाटी, बी आकार की घाटी बन जाती है। मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में ढाल अधिक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा नीचा होता है पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्र तो ऊंचा होता है, पहाड़ नीचे होता है, तो इससे नीचे नीचे नदी आता है तो बहाव तेज हो जाता है, जिससे जो नदी होती है वो गहरी घाटी में, मतलब वी आकार की घाटी बना देती है। कई सारी छोटी नदियाँ मुख्य नदी में मिलती है तथा उससे बड़ी नदी बनाती है। इन छोटी नदियों को मुख्य नदी का सहायक नदी कहते हैं। मछुआरे और सैलानी नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ते हैं। और भी है, नदी पत्थर चट्टानों से टकराकर और तेज पानी बह जाती है, मतलब प्रेशर बन जाता है और तेज पानी में। नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो जल प्राप्त बनता है। और भी है, पानी यहाँ से ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। नदी की शुरुआत एक पतली धारा के रूप में होती है। आगे चलकर यही धारा गहरी और चौड़ी होती जाती है और एक नदी का रूप ले लेती है। यहाँ एक नदी का सफ़र दिखाया गया है। तुम्हारे आसपास भी कोई अगर नदी होगी तो उसके बारे में तुम क्या क्या जानते हो बताओ। तो हमारे आसपास में गंगा नदी है जो कि पटना की प्रमुख नदी है। तो उसके बारे में मैं क्या बताऊँ। जो गंगा की उद्गम स्थल है उसे कहते हैं गंगोत्री, ठीक है। वो केदारनाथ से निकलता है और आते आते हमारे पटना से जाते जाते लगता बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। आगे देखते हैं, वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। ये देखो, पानी समुद्र में मिल रही है। नदी अपने साथ खूब सारी रेत और मिट्टी लाती है। नदी समुद्र में मिलने से पहले अपनी रेत और मिट्टी समुद्री किनारे पर छोड़ जाती है। जब कम ढाल होने के कारण बहाव बहुत ही कम हो जाता है तो नदी घुमावदार रास्ते बनाती है, जिससे नदी विसर्प मतलब मीडर कहते हैं। नदी यहाँ गहरी और चौड़ी है, मतलब यहाँ पे जो नदी है वो बहुत ज़्यादा गहरी और चौड़ी है। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 16 पानी रे पानी हिंदी का पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर दे दिया हूँ। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप अपने मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जा करके कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। तो हमारा अगला वीडियो रहेगा एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 17 छोटी सी हमारी नदी हिंदी का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर वीडियो जल्दी आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट लाइक जल्दी पूरा कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हर जगह फैला दीजिए, व्हाट्सएप टेलीग्राम यूट्यूब हर जगह फैला दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, बेल आइकन दबा दीजिए, टाइम पे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।